यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 20 टॉपिक जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स के, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से इनसे देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 है, उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखो एक बात और, यहाँ पर जो भी एग्जाम यूपीएससी का हम लोग देने जा रहे हैं अभी मई में है, अगले मंथ। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि अभी पीसीएस का एग्जाम होगा, राइट, और यहाँ से और भी एग्जाम जैसे होंगे ना, तो उन सब में भी आपका काम है करंट अफेयर्स, यानी कि सिर्फ यूपीएससी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक साल करंट अफेयर्स है, और भी जो होंगे पीसीएस के एग्जाम आएंगे उन सब में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। अपना अच्छा सा नोट्स बना सकते हो, एक पूरा साल का जो करंट अफेयर्स है ना उसके लेकर के 20 क्वेश्चन का आप इनको लिख सकते हो। डेटा इंपॉर्टेंट है ये जो, बाकी पीडीएफ इसका रहेगा क्वेश्चन का, मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा रोज। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है इसमें द हिंदू की भी है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस भी है, डाउन टू अर्थ भी है, और पीआईबी की भी कुछ न्यूज़ है। पीआईबी के मैंने कुछ न्यूज़ इसलिए बोला हूँ क्योंकि जो आधी बची हुई न्यूज़ है वो मैं आपको डेली टारगेट में करा रहा हूँ, है ना, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। राइट, आते यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला धूम्रपान न करने वालों में से फेफड़ों में जो कैंसर होता है उसके संबंध में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कथन, यहाँ से कथन, विश्व स्तर पर फेफड़ों के कैंसर के 10 से 20% मामले धूम्रपान न करने वालों में से होते हैं। तो पहली बात देखो यहाँ पर बोला है कि जो एक वैश्विक सांख्यिकी यहाँ पर तथ्य है उसके हिसाब से धूम्रपान के कारण यहाँ पर लेकिन 10 से 20% मामले उन लोगों में होते हैं जिन्होंने धूम्रपान नहीं किया है। ये बात सही बता रहे हैं। सेकेंड, परिवेशी PM 2.5 जो है उसके लंबे समय से संपर्क में रहने से वयस्कों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरणीय जो है कारक उसमें परिवेशी 2.5 जो है PM 2.5 कण सूक्ष्म कण उसमें फेफड़ों की गहराई से जाकर यहाँ पर सूजन जेनेटिक्स यहाँ पर म्यूटेशन पैदा करते हैं। और हाल ही शोध में जैसे कि यहाँ पर ट्रेकर एक्स से अध्ययन किया गया था कि बताता है उसमें कि यहाँ पर वायु प्रदूषण सीधे तौर पर कैंसर कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जो यहाँ पर धूम्रपान न करने वाले कैंसर से एक बड़ा कारण भी हो सकता है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसलिए देखो न्यूज़ में सुनते हो कि यहाँ पर जो कुछ धूम्रपान नहीं करते तो उसके बाद भी कैंसर है ना, तो ये सब कारण है उसके। तीसरी बात है, भारतीय धूम्रपान न करने वालों में से आमतौर पर EGFR म्यूटेशन लंग एड्रो कार्सिनोमा देखा जाता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, देखो यहाँ पर जो जेनेटिक के जो कारक होते हैं उसमें से भारतीय और एशियाई गैर धूम्रपान वाले में से EGFR मतलब होता है कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ठीक है, म्यूटेशन काफ़ी आम बात पाई जाती है, काफ़ी आम होता है, और ये धूम्रपान न करने वालों के बावजूद कैंसर होने की जैविक व्याख्या करता है। ठीक है, तो तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैंसर के बारे में आपको ये 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, न्यूज़ में था ये। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। भारत में बोला कि एंटी जो रैंकिंग है कानून उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात है, तमिलनाडु एक छात्र की मृत्यु के बाद 1997 में रैंकिंग के जो यहाँ पर खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य था। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी इसकी, पहली बात यहाँ से सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट है। सेकंड बात है, IT अधिनियम 2000 साइबर रैंकिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न अपराधों को कवर करता है। सेकंड बात भी यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान रैंकिंग केवल भौतिक नहीं बल्कि IT अधिनियम की धारा 66E और 67E ऑनलाइन मानहानि और उत्पीड़न को कवर करती है, जो एक कॉलेज और गंभीर मुद्रा इनको बताती है। दोनों बातें करेक्ट हैं। राघवन समिति 2007 ने रैगिंग को आपराधिक दुर्व्यवहार के रूप में एक वर्णित किया है और पूरे भारत में समान निवारण कानून सुझाव दिया है। तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि आगे के राघवन जो समिति थी 2007 की, इसने सिफारिश की सबसे महत्वपूर्ण चीज में यहाँ पर इसी ने यहाँ पर रैगिंग को एक गंभीर अपराध माना है। इसके आधार पर UGC ने सख्त गाइडलाइन जारी की थी जिसमें रैगिंग होने वाले कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया था। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन 3 है, यौन अपराधों के संरक्षण जो पॉक्सो एक्ट है उसके बारे में विचार करना है। ये अधिनियम अनिवार्य करता है कि बाल यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई ट्रायल अब जो अपराध होते हैं उसकी रिपोर्ट करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर पूरी होनी चाहिए। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, ताकि बच्चे पर मानसिक दबाव कम हो सके और ये त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2019 जो बच्चों के खिलाफ यहाँ पर गंभीर मर्मभेदी यौन हमले, ठीक है, के लिए यहाँ पर मृत्युदंड का प्रावधान पेश किया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 2019 में संशोधन के माध्यम से सरकार ने पॉक्सो और यहाँ पर सख्त बना दिया है, क्योंकि अब गंभीर मर्मभेदी यौन हमले जो होते हैं जैसे कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ जो गलत होता है उसके लिए न्यूनतम 20 साल की कैद या मृत्युदंड की सजा तक की प्रावधान कर दिया गया है।
ठीक है, ओनली 2 और 1 दोनों बात करेक्ट है। सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेट्रोलियम निर्यातक जो यहाँ पर देश है ओपेक, उसके बारे में विचार करना है चौथे नंबर क्वेश्चन में। पहला बोला है ओपेक सचिवालय का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और यहाँ पर बहुत बहुमत के वोट से निर्णय लिए जाते हैं ये, ठीक है। पहले क्या होगा, तो पहली बात यहाँ से चौथे का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ओपेक का मुख्यालय 1965 में वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। शुरुआत में जिनेवा में था। साथ ही ओपेक के महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि बहुमत से नहीं बल्कि यहाँ पर सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, ताकि हर सदस्य की संप्रभुता बनी रहे। ये गलत हो गया। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 70% ओपेक सदस्य के साथ आयात करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि हालांकि भारत ओपेक पर काफ़ी निर्भर है, लेकिन हाल के वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से यहाँ पर रूस के तेल आयात के बढ़ने के कारण ओपेक की हिस्सेदारी गिरकर 45 से 50% के आसपास हो गए। 70% का आंकड़ा काफ़ी पुराना था, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, दोनों बातें गलत हैं, तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से पांचवा क्वेश्चन है, इसमें बोले अचानक आने वाली बाढ़ फ्लैश फ्लड के संबंध में विचार करना है। नालों में प्रवेश करने वाला भूस्खलन मलबा जो प्रवास की मात्रा और बाढ़ की विनाशकारी शक्ति दोनों को बढ़ा सकता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब पहाड़ों में भूस्खलन का मलबा नदी या नालों में गिरता है तो क्या होता है, एक अस्थायी बांध बना लेता है, ठीक है। जब बांध टूटता है तो पानी का वेग और हमले जो मलबे हैं उसमें यहाँ पर कई शक्ति के साथ गुना एक साथ यहाँ पर बहने लगता है, जिससे क्या तबाही मच सकती है। पहला करेक्ट है। सेकेंड, भारी वर्षा के बिना भी हिमनद झील से टूटने के अचानक बाढ़ आ सकती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसे ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। यदि कोई ग्लेशियर झील अपने प्राकृतिक जो बांध होते हैं, ठीक है, उसको तोड़ देते हैं तो बिना बारिश के नीचे भी इलाकों में अचानक बाढ़ आ जाती है, जिससे 2023 की जो सिक्किम बाढ़ की इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर पूछे कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन 6, 16वीं शेर जनसंख्या अनुपात अनुमान यहाँ पर रिपोर्ट है, उसके बारे में विचार करना है 2025 की। कथन एक बोला जनगणना गुजरात वन विभाग द्वारा स्वतंत्र पारदर्शिता पर्यवेक्षक के साथ यहाँ पर आयोजित की गई थी। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला कथन यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ऐसे ही शहरों की गणना अब केवल वन विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसमें स्वतंत्र पर्यवेक्षक और विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है, ताकि डेटा की सटीकता पर सवाल नहीं उठने चाहिए। पहली बात सही है। सेकेंड है, संरक्षण का भौगोलिक दायरा केवल गुजरात में संरक्षित वन क्षेत्रों तक ही सीमित था। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर शेरों की आबादी अब केवल संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ये गिर जो है गुजरात में, उसके शेर अब राजस्व क्षेत्र जो होते हैं उसके तटीय इलाकों मानव की बस्तियाँ के पास भी फैल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर संरक्षण का दायरा काफ़ी व्यापक हो गया और ऐसे ही शेर परिदृश्य में फैल चुका है। तो सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है। छठे का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन कनेक्टिविटी और वन आवरण हानि जो है उसके पर हाल ही में हानि हुए उसके संबंध में विचार करना है, ठीक है। भारत में वन कनेक्टिविटी और वन हानि की जो आवरण है उसके बारे में। पहली बात है, अध्ययन से जंगलों की उनकी पारिस्थितिक भूमिका के आधार पर 7 प्रकारों में वर्गीकृत करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल सर्वे स्पेशल पैटर्न एनालिसिस का उपयोग किया गया है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, ठीक है। इसमें से एक उन्नत तकनीकी जो वनों के कोर, ब्रिज, लूप, ठीक है, पेरीफेरी जैसे 7 प्रकारों में बांटती है और ये बताती है कि यहाँ पर कितने जंगल से जुड़े हुए हैं। सेकेंड बात है, 2015 से 19 और 2019 के बीच में सभी भारतीय राज्यों में वन आवरण शुद्ध हानि दर्ज की गई है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 15 से 19 के दौरान सभी राज्यों में शुद्ध हानि नहीं है, बल्कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। दर्ज की गई अधिकांश वन वृद्धि कोर वन क्षेत्रों में रूप में भी थी, जिससे आवास स्थिति स्थिरता बढ़ती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हालांकि वन क्षेत्र में बढ़ा, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये कि यहाँ पर वृद्धि अक्सर छिटपुट पेंच में होती है और कोर वन क्षेत्रों की स्थिरता जैव विविधता के लिए अनिवार्य होती है। ओनली 1 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 8 है, भारत में माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के संबंध में विचार करना है। 2022 और 2025 के बीच में 2022 और 25 के बीच में नेशनल फॉर सेंटर कोस्टल रिसर्च माइक्रो प्लास्टिक संदूषण के लिए भारत के तटीय जल और तलछट का सर्वेक्षण किया गया है। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला कथन करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के तहत लगातार भारत ने तटों की निगरानी कर रहा है और 2022 से
25 तक का यहाँ पर व्यापक सर्वेक्षण तटीय प्रदूषण की गंभीरता को समझने के लिए किया गया है। परिव्यक्त खोया हुआ और फेंका गया मछली पकड़ने का गियर भारत के लिए समुद्री तटों को माइक्रोप्लास्टिक प्रमुख स्रोतों में से एक बताता है। सेकंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा संकट है। जो समुद्र में छोड़े गए जाल होते हैं वो धीरे धीरे टुकड़ों में टूटकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है, जिससे यहाँ पर समुद्री जीवों का आहार हिस्सा बन जाता है। तो ये बात सही है, क्योंकि प्लास्टिक का होता है वो, है ना। तीसरी बात है, माइक्रोप्लास्टिक एक माइक्रोन से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं और केवल बड़े प्लास्टिक के टूटने से उत्पन्न होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर दो तकनीकों से मतलब एक पॉइंट गलत बता रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, पहली बात है कि माइक्रोप्लास्टिक 5 mm से छोटे कण को कहा जाता है। पहली बात तो गलत हो गई, ठीक है, ना कि एक जो माइक्रोन उससे, है ना। दूसरी बात है, ये केवल बड़े प्लास्टिक टूटने से नहीं बनते, बल्कि यहाँ पर फेस वॉश, टूथपेस्ट और कपड़ों के रेशों से भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ये वाली बात दोनों तरीके से गलत हो जाएगी। सिर्फ पहला दूसरा करेक्ट है। 8वें का आंसर 1 और 2 सही है, 2 बातें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में विचार करना है। ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र होगा। सेकेंड बात है, ग्रेट बैरियर रीफ ने 4 दशकों में अपना सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक प्रवाल नुकसान झेला है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। 24-25 के दौरान समुद्री गर्मी उसके कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग जो है प्रवाल विरंजन, उसमें भारी नुकसान देखा गया है। तीसरी बात है, उत्तरी क्षेत्र में सबसे तीव्र गिरावट देखी गई, उसके बाद मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी और मध्य क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए और ग्लोबल वार्मिंग का असर अलग अलग क्षेत्रों में उनकी गहराई के साथ साथ उसके अनुसार अलग अलग रहता है। तो तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 1, 2, 3 डी आंसर करेक्ट होगा 9वें का। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन 10 है, निक्रोपॉलिटिक्स के बारे में विचार करना है। निक्रोपॉलिटिक्स राजनीति के उस अभ्यास को संदर्भित करता है जिससे यह तय किया जाता है कि कौन जीवित रह सकता है और किसे मरना चाहिए। अक्सर प्रणालीगत हिस्सा अपेक्षा और परित्याग के माध्यम से मृत्यु को समान करके होती है। तो यहाँ पर पहली बात ये बोल रहा है 10वें का पहला क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बोल रहे हैं, यह शब्द मिशेल कॉफॉल्ट द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने अकिले मेम्बे की बायोपॉलिटिक्स की अवधारणा विस्तार किया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि हम यह शब्द अकिले मेम्बे ने गढ़ा था और ये मेम्बे ने मिशेल फैकॉल्ट की बायोपॉलिटिक्स की अवधारणा का विस्तार किया था, यानी कि नाम दोनों उल्टे दे दिए इसमें, ठीक है। किसने गढ़ा था और किसने दिया था, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, निक्रियोपॉलिटिक्स जो है इसकी मृत्यु को नियंत्रित करती है और पीड़ा को नजरअंदाज करती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बायोपॉलिटिक्स जीवन को मैनेज करने, ठीक है, जीवन को मैनेज करने और राजनीतिक क्षेत्र जैसे कि टीकाकरण, स्वास्थ्य, ठीक है, निक्रोपॉलिटिक्स की मृत्यु और ये सब चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल करती है। तो ये सब करेक्ट होंगे। जो गलत पूछा था वहाँ पर बी स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि वहाँ पर उसने ये शब्द अकिले मेम्बे ने गढ़ा था और मेम्बे मिशेल फैकॉल्ट की अवधारणा का विस्तार किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, माइसेलियम के संबंध में विचार करना। माइसेलियम इंटू के बारे में विचार करना है। ये कवक फंजाई के यहाँ पर जड़ होते हैं, वो जैसी संरचना में बनी होती है और जैव निम्नीकरण होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है। पहली बात यहाँ से 11वें का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर माइसेलियम कवक धागे जैसी संरचना होती है जिसे यहाँ पर कृषि अपशिष्ट के साथ उगाया जाता है और इसमें ये पूरी तरह से प्राकृतिक बायोडिग्रेडेबल होती हैं। सेकेंड बात है, ये पारंपरिक कीटों की तुलना में भारी होती हैं, इनमें अच्छे तापीय रोधन गुण होते हैं। सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पारंपरिक कीटों की तुलना में हल्की होती है, भारी नहीं होती है, और ये हल्का होने के कारण भूकंप निर्माण के लिए अच्छी मानी जाती है। इनका थर्मल इंसुलेशन, ताप रोधन जो गुण होता है काफ़ी अच्छा होता है। इंपॉर्टेंट बात है, इनका अपनाना एडॉप्शन नमी और कीटों के प्रति इनकी संवेदनशीलता का सीमित मानी जाती है। बात सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जैविक सामग्री से बनी होती है, इसलिए इसमें नमी मॉइस्चर जो होता है सोखने की क्षमता काफ़ी मजबूत होती है ना, मजबूत कम हो सकती है, और इनमें कीड़े लगने का डर रहता है जो व्यावसायिक उपयोग को बड़ी चुनौती हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इसका चुनौती की है ना, तो याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12, धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के बारे में विचार करना है। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था, जो संसद के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। 12वें का
पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड बात है, ये बैंकिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के मध्यस्थ पर ग्राहक की पहचान, रिकॉर्ड, सत्यापित डेटा उसको बनाए रखने का दायित्व डालता है। सेकेंड बात भी सही होगा। तीसरा, अधिनियम के तहत एक न्याय निर्णय प्राधिकारी 30 दिनों के भीतर ये निर्धारित करता है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है या नहीं। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह समय सीमा की गलती ईडी द्वारा समय जो कुर्की है उसके करने के बाद मामला जो होता है, जो एडजस्टिंग अथॉरिटी होती है उसके पास जाता है। इस प्राधिकारी को 180 दिन के भीतर यह निर्णय तय करना होता है कि कुर्की वैध है या नहीं, है ना कि 30 दिनों में। तो ये बात गलत हो जाएगी तीसरी वाली। आंसर 1 और 2 करेक्ट है, तो क्या होगा? ए यहाँ से आंसर होगा केवल 1। 3 गलत है ना, क्योंकि गलत पूछा था तो सिर्फ तीसरा एक स्टेटमेंट गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन 13 है 13। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% दंडात्मक टैरिफ लगाने के लिए आपातकालीन व्यापार शक्तियों का उपयोग करके संबंध में विचार करना है। ये चालू खाता घाटा जो होता है इसको बढ़ा सकता है और ईंधन मुद्रास्फीति को भी बढ़ा सकता है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड बात है, क्यों? क्योंकि देखो, यदि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य होगा तो भारतीय जो सामान होगा उसमें 50% टैक्स लगता है, तो हमारा निर्यात भी कम होगा, है ना। इससे क्या होगा? डॉलर की आवक जो घटेगी और चालू खाता जो होता है घाटा वो बढ़ेगा। साथ ही रुपया हमारा कमजोर होगा होने से आयातित ईंधन भी महंगा होगा, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखना है। सेकेंड बात है, ये भारत के लिए नियामक सरलीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेजी लाएगा। सेकेंड बात गलत है, तेजी नहीं लाएगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा इसमें, है ना। तो यहाँ से गलत हो जाएगी बात, क्योंकि यहाँ पर उस टैरिफ व्यापार के लिए यहाँ पर ये नियामक जो सरलीकरण होता है उसके बजाय आर्थिक अनिश्चित पैदा करेगा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको नकारात्मक प्रभाव डालेगा, है ना। तो गलत हो जाएगी बात। तीसरी बात है, अमेरिका को होने वाले लगभग आधे भारतीय निर्यात इसमें फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जो टैरिफ वृद्धि से छूट दी गई इसमें। तीसरी बात गलत है। आमतौर पर व्यापार, युद्ध या दंडात्मक टैरिफ में प्रमुख क्षेत्रों में फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल को ही यहाँ पर निशाना बनाया जाता है। आधे निर्यात को छूट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में ऐसे टैरिफ व्यापक असर डालते हैं। तीसरी बात गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला सही है, एक बात करेक्ट है। क्वेश्चन 14 है 14 नंबर। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में विचार करना है। देखते हैं 14 का। पहला बोले, इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए मराकेश समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र के एक हिस्से के रूप में की गई थी। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि WTO संयुक्त राष्ट्र यूएन का हिस्सा नहीं है। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में मार्केस समझौते के तहत हुई थी। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी पहली। सेकंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है और व्यापार के वैश्विक नियमों को निपटने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। तीसरा, भारत WTO का एक संस्थापक सदस्य है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि भारत 1947 से GATT इसका सदस्य, जो बाद में WTO बना था। ठीक है, और इसका संस्थापक सदस्य रहेगा। बात करेक्ट है, तीसरा भी। दूसरा तीसरा सही है। चौथा, संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC होगा। ये बात गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड होगा। 2 और 3 सही है। आंसर यहाँ से सही पूछा है तो 2 और 3 कितने सही हैं? पहला गलत था, दूसरा तीसरा सही था, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 2 और 3 सही है ना। कितने सही है? 2 और 3 होना चाहिए। फिर थोड़ा स्टेटमेंट मिस हो गया यहाँ से ना। 2 3 4, ये 4 हटा दो। ठीक है, 2 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, अपने माइंड में सेट कर लो। 2 3 बातें सेट हैं, चौथी बातें गलत है, चौथा और पहला भी गलत है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट में थोड़ा सा प्रिंट में वो हो गया, ज़्यादा हो गया है ना। क्वेश्चन 15 है, समग्र शिक्षा योजना के बारे में विचार करना है। पहली बात है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से कथन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच खर्च साझा किया जाएगा, आमतौर पर 60 और 40 के रेशियो में, 60 और 40 के रेशियो में। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य पूर्व विद्यालय से कक्षा 12 तक के समावेशी न्याय संगत और किफायती स्कूल शिक्षा प्रदान करेगा। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा है, इसमें सर्व शिक्षा अभियान शामिल है, जिसे सार्वजनिक
स्कूल में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू किया गया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि इसमें सर्व शिक्षा अभियान शामिल तो है, लेकिन एसएसए जो है सर्व शिक्षा अभियान, इसका मूल उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा था और माध्यमिक शिक्षा 9 से 12 के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था। समग्र शिक्षा ने इन दोनों को मिला दिया है। ये बात गलत हो जाएगी, राइट, याद रखना है बात। 1 और 2 करेक्ट है, सही पूछा है 2 है। क्वेश्चन 16 है, हेपेटाइटिस डी के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस की उपस्थिति के बिना मनुष्य को संक्रमित कर सकता है। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला कथन गलत है, क्योंकि हेपेटाइटिस डी एक दोषपूर्ण वायरस है जिसे अपने प्रकृति में अपनी प्रतिकृति बनाने, ठीक है, में हेपेटाइटिस बी की उपस्थिति की आवश्यकता होती है और ये बी के बिना अकेला किसी संक्रमित यहाँ पर नहीं कर सकता है। सेकेंड बात है, वर्तमान में हेपेटाइटिस डी के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं उपलब्ध है। ये बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, सार्वभौमिक हेपेटाइटिस बी टीकाकरण हेपेटाइटिस डी संक्रमण को रोकने की मदद कर सकता है। तीसरा करेक्ट है, क्योंकि चूंकि हेपेटाइटिस डी होने के लिए हेपेटाइटिस का बी का होना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पर यदि आप हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाते हैं तो आप स्वचालित रूप से हेपेटाइटिस डी से भी सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा, 2 बातें सही है। क्वेश्चन 17 है, भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में विचार करना है। भारत में हर कोयला मतलब लगभग हर कोयला आधारित बिजली संयंत्र ने SO2 उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन की इकाइयाँ स्थापित किया है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यद्यपि भारत सरकार ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन इकाइयाँ स्थापित करता है, अनिवार्य कर दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश संयंत्र ने अभी तक इन्हें पूरी तरह से स्थापित नहीं किया है और इसकी समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है और दुनिया के सबसे बड़े SO2 उत्सर्जक में से एक बना हुआ है, क्योंकि तकनीकी अपनाने की गति धीमी है। पहला गलत है। सेकंड, SO2 के दीर्घकालिक संपर्क में फेफड़ों की बीमारी और शीघ्र मृत्यु हो सकती है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि SO2 एक काफ़ी हानिकारक गैस है, ठीक है। जब ये हवा में नमी के साथ मिलती है तो सूक्ष्म कण सल्फेट एरोसोल बनाती है, जो फेफड़ों में गहराई तक जाकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और गंभीर हृदय रोग का कारण बनती है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से अकाल मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर होगा। ओनली करेक्ट है तो बी के हाँ बी आंसर होगा, पहला गलत है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों और बैटरी भंडारण प्रणाली के माध्यम से भारत का विद्युतीकरण अभियान बैटरी कचरे के तेजी से बढ़ने में योगदान दे रहा है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन जो है, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी स्टोरेज अभियान पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष है कि लिथियम आयन बैटरी का कचरा काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। यदि इनका सही पुनर्चक्रण नहीं हुआ तो ये एक बड़ा संकट बन सकते हैं। पहला सही होगा। भारत ने वर्तमान में बैटरी कचरे के प्रबंधन हेतु और पुनर्चक्रण के लिए कई समर्पित नियम नहीं है कोई, तो सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में बैटरी कचरे के समर्पित नियम है और भारत ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो है 2022 उसको अधिसूचित किया है और ये नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR जो है उसकी अवधारणा पर आधारित है, जहाँ बैटरी बनाने वाली कंपनियों की जिम्मेदार होती है कि वे पुरानी बैटरियों को इकट्ठा करें और उनका पुनर्चक्रण करें, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सॉरी, हाँ ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा ना, पूछा गलत कौन सा है, तो केवल 2 भी, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु ईंधन उत्पादन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का प्राथमिक उपयोग क्या है? इसका देखो प्राथमिक उपयोग जो है ये होगा यूरेनियम आइसोटोप पृथक्करण के लिए एक गैसीय रूप में परिवर्तन करना है इसका, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा काफ़ी कम होती है और लगभग 0.7% होती है और परमाणु रिएक्टर चलाने के लिए इस सांद्रता को बढ़ाना पड़ता है, जिसे संवर्धन या इनरिचमेंट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यूरेनियम एक भारी धातु है, इसलिए इसे ठोस अवस्था से अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नामक गैस में बदला जाता है, ठीक है। गैसीय अवस्था में इसे सेंट्रीफ्यूज मशीनों में घुमाया जाता है ताकि हल्के और भारी आइसोटोप को अलग अलग करके संवर्धित यूरेनियम प्राप्त किया जा सके, राइट। आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 होगा, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 356 एक राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने के राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है।
20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, सेकेंड बोला संसद के दोनों सदनों को 2 महीने के भीतर ऐसी स्थिति या ऐसी किसी भी उद्घोषणा को मंजूरी देनी होगी। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से, है ना। तीसरा, इसे हर 6 महीने में अधिकतम 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय शासन को हर 6 महीने में बढ़ाकर अधिकतम 3 साल ना कि 2 साल तक रखा जा सकता है। ठीक है, 3 सालों का, और हालांकि 1 साल अधिक बढ़ाने के लिए विशेष शर्त, जैसे चुनाव आयोग का ये कहना है कि चुनाव कराना मुश्किल हो तो पूरी तरह से कर सकते हैं। राइट, तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी, तीसरी वाली। ओनली 1 2 करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी आंसर सही आंसर, 1 और 2। तो इस टाइप से यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, और आप यहाँ पर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो बताओ कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हुए। ठीक है, बता सकते हो अपने क्वेश्चन को, बताना है तो बता सकते हो, नहीं बताना है तो कोई यहाँ पर बाध्यकारी नहीं है आपके पास कि आप बताओ ही, है ना, स्वैच्छिक हो। ठीक है, बता सकते हो, बताना है तो आपके लिए अच्छा होगा। राइट, तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछोगे आप। ठीक है, और यहाँ से आज मिनी टेस्ट होगा, वो भी मैं आपको लेकर आऊँगा करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।